हेलो फ्रेंड, मैं सुमन अडवाल आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल नर्सिंग पाठशाला पे। फ्रेंड, जैसे कि आप सभी जानते हैं, अपन लोग राजस्थान से एग्जाम के रिगार्डिंग अपनी तैयारी चल रही थी। तो फ्रेंड, आज की क्लास के अंदर मैं आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू लेके आया हूँ। लेकिन पहले उन इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करने से पहले अपन आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन है जिसके ऊपर अपन बात कर लेते हैं। कल आप लोगों ने देखा होगा, जब मैंने ग्रुप में भी एक मैसेज डाला था, जो अपना व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर भी मैंने एक मैसेज डाला था कि हम आप लोगों के लिए कुछ सरप्राइज है, कुछ एक्स्ट्रा सोच रहे हैं। तो फ्रेंड, मैं बता दूं आप लोगों की, इस बार अपन लोग जो पीछे वाली टेस्ट सीरीज हुई थी, अपना पीछे वाला टेस्ट हुआ था वो था ऑल ओवर सब्जेक्ट का। इस बार अपन टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वीक में 3 टेस्ट सीरीज रहेगी। तो अपन ये करेंगे, जैसे सोमवार को छोड़ दिया, मंगलवार को जाएगी, बुधवार को छोड़ दिया, बृहस्पतिवार को होगी, शुक्रवार को छोड़ दिया, शनिवार को टेस्ट सीरीज रहेगी। तो ऐसे अपनी टेस्ट सीरीज रहेगी। उसके अंदर अपन क्या करेंगे, अपने 3 से 4 टॉपिक लेंगे हर सब्जेक्ट के। जैसे अपन लोगों ने चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का ले लिया, कम्युनिटी का ले लिया, न्यूट्रिशन का ले लिया, एमएसएन का ले लिया, साइकेट्री का ले लिया। ऐसे हम हर सब्जेक्ट के 3-3 टॉपिक ले लेंगे जो अपने अकॉर्डिंग टू सिलेबस है राजस्थान सीएचओ में। उन सिलेबस के अकॉर्डिंग अपन पेपर बनाएंगे और उन्हीं मतलब कहने मतलब ये कि पर सब्जेक्ट का इस बार टेस्ट होगा। इस बार ये होगा कि एक सब्जेक्ट में से 3 टॉपिक ले लिए, उन 3 का मैंने टेस्ट ले लिया। फिर नेक्स्ट जो उनके अपन आंसर के ऊपर डिस्कस कर लेंगे। फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट सब्जेक्ट का टेस्ट होगा, उनके आंसर के ऊपर अपन आगे डिस्कस करेंगे। तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज आपका टेस्ट रहने वाला है और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर भी कुछ पॉइंट ही रहेंगे। ये नहीं कि पूरी अपन कम्युनिटी का एक साथ टेस्ट ले लेंगे, नहीं, कम्युनिटी के अंदर से 2 से 3 टॉपिक ले लेंगे। जैसे अपन ने किया जाए, पहले वैक्सीन का टेस्ट ले लेंगे, फिर अपन जो नेशनल प्रोग्राम है उनका ले लेंगे, फिर इम्यूनाइजेशन का टेस्ट ले लेंगे, फिर जो कमिटीज है उनका ले लेंगे। ऐसे अपन अलग अलग टॉपिक बना के चलेंगे। जैसे फिर कोल्ड चेन का हो जाएगा, तो अपन अलग अलग टॉपिक बना के चलेंगे, उन्हीं के ऊपर अपन टेस्ट लेंगे। तो टॉपिक वाइज अपना टेस्ट सीरीज रहने वाली है। अभी तक किसी स्टूडेंट ने वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं की है तो आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर हमारे कॉन्टेक्ट नंबर दिख रहे होंगे, उनके आप व्हाट्सएप मैसेज करके वो टेस्ट सीरीज है वो ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका आप लोगों के लिए कोई भी चार्ज है नहीं रहने वाला है। ठीक है फ्रेंड, तो अब अपन बात करते हैं अपने आगे टॉपिक के ऊपर। आज का अपना जो एमसीक्यू रहने वाले हैं वो वही एमसीक्यू रहने वाले हैं जो अपन लोगों ने टेस्ट के अंदर बात की थी, और उसके अलावा भी कुछ एमसीक्यू हैं जिनके ऊपर अपन बात करेंगे। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं, फर्स्ट अपना एमसीक्यू रहने वाला है वो आप लोगों के सामने है। क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ एन इंडिविजुअल इंटरपर्सनल टाई एंड एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी इज नॉन एज। कि एक नॉन एज में ऐसा कौन सा आपको डायमेंशन लिए पूछा गया है कि एक इंडिविजुअल है, उसका अपनी सोसाइटी के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ टाई अप कर रहा है, टाई अप कर रहा है। एक पर्सन वो एक्सटेंड हो रहा है अपनी कम्युनिटी के अंदर, अपने आप को फैला रहा है। तो ये कौन से डायमेंशन में आएगा? तो ऑप्शन ए है मेंटल डायमेंशन, ऑप्शन बी है फिजिकल डायमेंशन, ऑप्शन सी है स्पिरिचुअल डायमेंशन, ऑप्शन डी है सोशल डायमेंशन। तो आप अपना राइट आंसर कमेंट करें कि ये कौन सा डायमेंशन होने वाला है। एक बार फ्रेंड अपन यहाँ पर सारे डायमेंशन के ऊपर बात कर लेते हैं। तो वन बाय वन अपन सभी डायमेंशन के ऊपर बात करते हैं, फिर अपन अपने आंसर के ऊपर बात करेंगे कि अपना क्या आंसर रहने वाला है। तो फिजिकल डायमेंशन की बात करें, जिसको आप क्या बोलते हो, भौतिक आयाम के नाम से भी जानते हो। फिजिकल डायमेंशन को हम भौतिक आयाम हिंदी में बात करें तो भौतिक आयाम भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये क्या कह रहा है, रेफर टू आइडिया फिजिकल एंड फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ बॉडी। की जो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल फंक्शन है बॉडी के, वो इसके अंदर आने वाले हैं, इस डायमेंशन के अंदर आने वाले। देन ये कह रहा है मेंटल डायमेंशन, रेफर टू स्टेट ऑफ बैलेंस बिटवीन बॉडी एंड माइंड। पहला जो फिजिकल डायमेंशन है वो ये कह रहा है कि आपकी बॉडी के जो फंक्शन है, आपकी जो बॉडी है उसके अंदर बैलेंस होना चाहिए, आपकी बॉडी के फंक्शन के ऊपर बैलेंस होना चाहिए। और मेंटल डायमेंशन क्या कह रहा है कि भाई आपकी बॉडी के बीच में और आपके माइंड के बीच में बैलेंस है वो मेंटेन होना चाहिए। आपको पता है मेंटल यानी माइंड हो गया, तो माइंड के बीच में आपकी बॉडी के बीच में इक्वल जो बैलेंस है वो होना चाहिए। फिजिकल डायमेंशन का मतलब हो गया कि आपके हाथ पैर है, आपके ऑर्गन्स हैं, वो सारे अच्छे से फंक्शन करने चाहिए, ये कहता है आपका फिजिकल डायमेंशन। मेंटल डायमेंशन कहता है कि आपका जो ब्रेन, आपका माइंड, आपकी थिंकिंग है, आपकी मेमोरी है, वो और आपकी बॉडी एक साथ करने चाहिए। आप डिप्रेशन में हो, आपकी बॉडी सारी अच्छी है लेकिन आप डिप्रेशन में हो, तो वो आप हेल्दी नहीं माने जाओगे। तो इसलिए कह रहा है कि बॉडी का माइंड का दोनों का एक दूसरे के साथ बैलेंस है वो बना होना चाहिए। देन कह रहा है सोशल डायमेंशन। सोशल डायमेंशन क्या कहता है, सामाजिक आयाम। एन इंडिविजुअल इज सोशल हेल्थी इफ ही कैन मेंटेन हार्मोनी
हार्मोनिज्म यानी सामंजस्य, यानी एक दूसरे का कोऑर्डिनेशन, अपन कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन, कंफर्टेबल रिलेशनशिप विद अदर मेंबर ऑफ सोसाइटी। एक कहने का मतलब सिंपल सा ये कि एक इंडिविजुअल तभी हेल्दी है वो अपनी सोसाइटी के और भी जो मेंबर हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन सामंजस्य बनाकर रखें, तभी वो अपन उसको हेल्दी कह सकते हैं। नहीं कि एक इंडिविजुअल वो आपस में एक दूसरे के साथ अपने पड़ोसियों के साथ झगड़ा कर रहा है, रास्ते में जो भी आ गया उनके साथ अपन झगड़ा कर रहा है, तो अपन उसको हेल्दी इंडिविजुअल नहीं बोलेंगे, ऐसे इंडिविजुअल को अपन हेल्दी इंडिविजुअल नहीं बोल सकते। तो अपना सामाजिक आयाम यानी सोशल डायमेंशन कहता है कि एक इंडिविजुअल को अपनी सोसाइटी के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना चाहिए, उनके साथ अपन को टाई अप करना चाहिए, उनके साथ अपन को एक्सटेंड होना चाहिए, अपने आप को सोसाइटी में बढ़ाना चाहिए। देन आपको नेक्स्ट कह रहा है स्पिरिचुअल डायमेंशन, आध्यात्मिक। स्पिरिचुअलिटी मीन्स willing to touch with deeper self and exploring the purpose of the life। कहने का मतलब ये कि आपको अपना गोल है, अपना अचीव है, अपना जो लाइफ का गोल है वो आपका डिसाइड होना चाहिए। नहीं कि आपकी लाइफ ऐसे कट रही है बस कटने दो, नहीं, आपको अपनी लाइफ का एक गोल है वो आपका डिसाइड होना चाहिए। आपको अपनी लाइफ का अपने इनसाइड आपको पता होना चाहिए कि मेरा क्या गोल है, मेरे अंदर क्या एबिलिटी है, तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। इमोशनल डायमेंशन कह रहा है इमोशनल हेल्थ इज रेफर टू द फीलिंग ऑफ पर्सन, कि आपकी फीलिंग क्या, आप कैसा सोचते हो, आपकी फीलिंग, आप फील कैसा कर रहे हो इनसाइड द फील, बोलते हैं ना आज यार बहुत थके थको महसूस कर रहे हैं, तो वो हो गया आपकी फीलिंग, आप फील कैसा कर रहे हो, तो वो आप कहते हैं इमोशनल डायमेंशन। तो सिंपल सी बात है, दोबारा बात करते हैं। फिजिकल डायमेंशन कहता है कि आपकी बॉडी के जितने भी फंक्शन है वो सारे अच्छे होने चाहिए, सारे नॉर्मल होने चाहिए, तभी आप हेल्दी हो। मेंटल डायमेंशन कह रहा है आपके बॉडी के बीच में आपके माइंड के बीच में बैलेंस होना चाहिए, आपकी दोनों के बीच में एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए। सोशल डायमेंशन कह रहा है कि एक इंडिविजुअल तभी हेल्दी है जब वो अपनी कम्युनिटी के अंदर टाई अप कर रहा है, उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन कर रहा है, उनके साथ कोऑर्डिनेट कर रहा है, अपने आप को उसके अंदर एक्सटेंड कर रहा है। देन स्पिरिचुअल डायमेंशन कह रहा है कि आपको अपनी लाइफ का गोल है वो पता होना चाहिए, आपकी लाइफ क्या है, क्या आपको करना है, क्या आपका अचीवमेंट है, तो वो आपको पता होना चाहिए। इमोशनल डायमेंशन है कि आपकी फीलिंग से रिलेटेड। अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो क्या कह रहा है कि कम्युनिटी के अंदर के इंडिविजुअल है वो टाई कैसे करता है, उनके साथ कोऑर्डिनेशन कैसे करता है, अपने आप को फैलाता कैसे, तो ऐसे डायमेंशन को अपन क्या बोलेंगे। तो अभी बात की ना सोशल डायमेंशन, तो यहाँ पर अपना राइट आंसर रहने वाला वो रहने वाला डी, कि सोशल डायमेंशन वो अपना यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। समझ में आया आप सभी को। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ रहा है, एंटोमोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडी। के एंटोमोलॉजी अपन किसको बोलेंगे, बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि ह्यूमन बीइंग के बिहेवियर को स्टडी करने को एंटोमोलॉजी बोलेंगे। इंसेक्ट की स्टडी करेंगे, बिहेवियर ऑफ आंट या ऑल अबोव। तो अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड के एंटोमोलॉजी अपन किसको बोलेंगे। अपना राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें फ्रेंड। देखिए मैंने आपको पहले कहा था, आप राइट आंसर यहाँ पर कमेंट करें और टेस्ट सीरीज है वो अपनी ज्वाइन करें। टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करें, ज्यादा स्टूडेंट टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। सॉरी, इससे पहले अपनी संडे को जो गया संडे उसके बीच में अपनी एक टेस्ट सीरीज हो चुकी है। मैं आपको भी बता चुका हूँ कि अपन सब्जेक्ट वाइज जब टेस्ट सीरीज लेके आएंगे तो अपनी जो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज है वो होने वाली है, कब होने वाली है, बुधवार को अपनी मंगलवार को अपनी टेस्ट सीरीज रहेगी, यानी कल है वो अपनी टेस्ट सीरीज है वो रहने वाली है। तो एंटेमोलॉजी अपन को इसको कहेंगे, स्टडी ऑफ इंसेक्ट को अपन क्या बोलते हैं, एंटेमोलॉजी अपन कहते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गौर से सुनना फ्रेंड, ये क्वेश्चन मैंने इसको आप लोगों के बारे में हिंदी में भी लिखा है कि आप कंफ्यूज ना हो, कि द कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ विच एम्फेसाइज द हेल्थ इज ए साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी इन ए साउंड फैमिली इन ए साउंड इन्वायरमेंट इज। मैं इसको हिंदी में पढ़ता हूँ। स्वास्थ्य की अवधारणा यानी कॉन्सेप्ट जो एक इस बात पर जोर देता है कि स्वस्थ वातावरण में, स्वस्थ परिवार में, स्वस्थ शरीर में, स्वस्थ दिमाग स्वास्थ्य यानी हेल्थ है। तो ऐसा कौन सा डायमेंशन कहता है कि आपका माइंड स्वस्थ होना चाहिए, आपकी बॉडी स्वस्थ होनी चाहिए, आपकी सोसाइटी स्वस्थ होनी चाहिए, ऐसा डायमेंशन कौन सा कहता है। तो एक बार सारे कॉन्सेप्ट की अपन बात करते हैं कि जो इकोलॉजिकल डायमेंशन है, वो क्या कहता है। इकोलॉजिकल डायमेंशन कहता है कि एक इंडिविजुअल और इन्वायरमेंट के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इक्विलिब्रियम बना होना चाहिए। तो इन्वायरमेंट के और ह्यूमन के बीच में कोऑर्डिनेशन बना होना चाहिए, तभी आप हेल्दी हो। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट कहता है कि आपको कोई भी डिजीज है वो नहीं होनी चाहिए, तब आप हेल्दी हो। साइकोसोशल कॉन्सेप्ट कहता है कि आपकी सोसाइटी के अंदर आपके रिलेशनशिप अच्छे होनी चाहिए, तब आप हेल्दी हो।
और होलिस्टिक अप्रोच कहता है, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट कहता है कि ये तीनों आपके सेम होने चाहिए, मतलब तीनों इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। और ऊपर वाले क्वेश्चन में भी तीनों चीजें आपको एक साथ पूछी गई है, तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, वो यहाँ पर आपका राइट रहेगा। होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपका राइट रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हेल्थ मींस एब्सेंस ऑफ डिजीज इन द कॉन्सेप्ट ऑफ, कि हेल्थ है वो एब्सेंस ऑफ डिजीज है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? अभी मैंने बताया ना आपको, बायोमेडिकल या फिर बायोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, होलिस्टिक या साइकोसोशियल, कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि आपको डिजीज नहीं है, इसका मतलब आप हेल्थी हो? ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है? राइट आंसर कमेंट करें, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो कहता है कि आप हेल्दी हो अगर आपको कोई भी डिजीज नहीं है? अपना राइट आंसर जल्दी से कमेंट करें फ्रेंड, कैसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको बोलेगा कि आपको डिजीज नहीं है तो आप हेल्दी हो? टेस्ट सीरीज में दिया था मैंने ये क्वेश्चन, तो अपना राइट आंसर क्या रहेगा? बायोलॉजिकल या बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। तो अपना राइट आंसर रहने वाला है, वो रहने वाला है ऑप्शन ए है, वो यहाँ पर अपना राइट आंसर रहने वाला है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फ्रेंड मैंने आपसे पहले कहा हूं, टेस्ट सीरीज का आपके लिए कोई भी चार्ज नहीं, तो टेस्ट सीरीज ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप मेरे को चार्ज देना चाहते हो तो आपका चार्ज हम आपका लाइक, आपका कमेंट और आपका सब्सक्राइब भी हमारे लिए आपका चार्ज रहने वाला है। तो देन नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्या कह रहा है? The principle of primary health care include, कि प्राइमरी हेल्थ केयर का प्रिंसिपल कौन सा है? इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी या फिर ऑल? तो फ्रेंड यहाँ पर राइट आंसर पहले से मेंशन कर दिया था, यहाँ पर राइट आंसर क्या रहने वाला है? राइट आंसर रहने वाला है ऑल। लेकिन अभी अपन बात कर लेते हैं पहले कि कौन कौन से प्रिंसिपल होते हैं प्राइमरी हेल्थ केयर के। तो प्रिंसिपल की अगर बात करें तो पहला प्रिंसिपल आ रहा है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब जो हेल्थ केयर फैसिलिटी है वो सभी के लिए इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए, सभी के लिए समान होना चाहिए हेल्थ केयर फैसिलिटी। कम्युनिटी पार्टिसिपेट, यानी आपकी कम्युनिटी है उसका आपकी जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उनके साथ पार्टिसिपेट होना चाहिए। इंटर सेक्टर कोऑर्डिनेशन, आपको एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर के साथ कोऑर्डिनेशन करके रखना है। अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, आपको प्रॉपर टेक्नोलॉजी काम में लेनी है। और नेक्स्ट क्या है? फोकस ऑन प्रिवेंशन, आपको प्रिवेंशन के ऊपर फोकस है वो करना है। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फर्स्ट रेफरल यूनिट इज, मैंने इनके जो क्वेश्चन थे कुछ क्यू पॉइंट्स थे जो मैंने आपको लोगों को ग्रुप में भेजे हैं, तो वहां पर आप क्वेश्चन भी देख लेना। जिन लोगों ने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो अपने जो व्हाट्सएप नंबर उन पे मैसेज कर दे, वहां पर आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। फर्स्ट रेफरल यूनिट इन हेल्थ केयर डिलीवरी सिस्टम, कि फर्स्ट रेफरल यूनिट है वो क्या होती है? प्राइमरी हेल्थ केयर होता है, सेकेंडरी हेल्थ केयर होता है, टर्सरी हेल्थ केयर होता है, फिर प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। तो अपन पहले इनके एग्जांपल की बात करें तो प्राइमरी हेल्थ केयर के अंदर आप सब सेंटर और पीएससी को इंक्लूड करते हो। सेकेंडरी के अंदर आप सीएससी या फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को इंक्लूड करते हो। यहाँ पर आप मेडिकल कॉलेज, रिसर्च सेंटर, इनको अपन इंक्लूड करते हैं। फिर रीजनल जो हॉस्पिटल होती है उनको आप इंक्लूड करते हो। अब आप बताइए कि जो फर्स्ट रेफरल यूनिट है वो कौन सा रहने वाला है? तो फर्स्ट रेफरल यूनिट का राइट आंसर किसके पास जाएगा फ्रेंड? फर्स्ट रेफरल यूनिट का आंसर जाएगा सेकेंडरी हेल्थ केयर को, यानी अपन सीएससी या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को अपन फर्स्ट रेफरल यूनिट है वो कहते हैं। ठीक है फ्रेंड। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आशा वर्कर से। क्या कह रहा है? एक आशा वर्कर पर मैंने पूरी क्लास अपलोड कर रखी है फ्रेंड। सॉरी, क्या कह रहा है? आशा वर्कर कवर दी पॉपुलेशन में यहाँ पे डीपली बात नहीं करेंगे क्योंकि आशा वर्कर के ऊपर मैंने प्रॉपर क्लास है वो मेंशन कर रखी है। तो एक आशा वर्कर कितनी पॉपुलेशन कवर करती है? 100, 1000, 10,000 या 5,000? तो एक आशा वर्कर कितनी पॉपुलेशन कवर करती है? एक आशा वर्कर है वो पॉपुलेशन कवर करती है 1000 की पॉपुलेशन है वो कवर करती है एक आशा वर्कर। देन नेक्स्ट की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है फर्स्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर, की कम्युनिटी और हेल्थ केयर प्रोवाइडर के बीच में फर्स्ट कॉन्टेक्ट क्या होता है? राइट आंसर कमेंट करिए। ये भी क्लास में हो चुकी है फ्रेंड कि फर्स्ट कॉन्टेक्ट क्या होता है? कम्युनिटी और जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उनके बीच में सब सेंटर होता है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर होता है, फिर नन ऑफ दीज। अपने राइट आंसर कमेंट करिए। फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या रहने वाला है फ्रेंड? तो फर्स्ट रेफरल यूनिट, सॉरी, फर्स्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन
कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर क्या रहने वाला है? तो फर्स्ट कॉन्टेक्ट क्या रहने वाला है फ्रेंड? फर्स्ट कॉन्टेक्ट रहने वाला है आपका सब सेक्टर है वो क्या होता है? फर्स्ट कॉन्टेक्ट होता है हेल्थ केयर प्रोवाइडर और आपकी कम्युनिटी के बीच में फर्स्ट कॉन्टेक्ट होता है। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन वो आप लोगों के सामने है, पीएससी के ऊपर भी प्रॉपर क्लास हो चुकी है, तो यहाँ पर भी ज्यादा डीप अपन बात नहीं करेंगे कि वन पीएससी कितनी पॉपुलेशन कवर करती है। 5,000 से 10,000, 10,000 से 20,000, 20,000 से 30,000, 30,000 से 40,000। तो एक पीएससी कितनी पॉपुलेशन कवर करती है? एक पीएससी पॉपुलेशन करती है 20,000 से 30,000 की पॉपुलेशन है कवर करती है। यहाँ पर भी दो क्वेश्चन और निकल के आते हैं, एक आता है हिली एरिया से, एक आता है प्लेन एरिया से। तो हिली एरिया के अंदर 20,000 की पॉपुलेशन कवर करेगी और हिली एरिया पे 20,000 की पॉपुलेशन कवर करेगी और प्लेन एरिया पर 30,000 की पॉपुलेशन है वो कवर करती है पीएससी, ये आपको याद रखना है। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है सीएससी से कि एक सीएससी है वो कितनी पॉपुलेशन कवर करती है। तो ऑप्शन कह रहा है 30,000 से 40,000, 50,000 से 60,000, 70,000 से 80,000 और 80,000 से 1,20,000। तो आपका राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड। एक सीएससी कितनी पॉपुलेशन कवर करती है? तो एक सीएससी जो पॉपुलेशन कवर करती है वो होती है 80,000 से 1,20,000। यहाँ पे भी दो टाइप के क्वेश्चन निकल के आते हैं, पहला आता है हिली एरिया से, दूसरा आता है प्लेन एरिया से। हिली एरिया से आता है 80,000, प्लेन एरिया से 1,20,000 की पॉपुलेशन है वो कवर करती है एक पीएससी। देन नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, पर्टुसिस इज आल्सो नोन एज, पर्टुसिस को किस नाम से जाना जाता है? एंटेरिक फीवर, वुफिंग कफ, जर्मन मिजल्स या रूबेला। तो जल्दी से अपना राइट आंसर कमेंट करिए कि जो पर्टुसिस है उसको किस नाम से जाना जाता है? पर्टुसिस को अपन जानते हैं वुफिंग कफ के नाम से जानते हैं फ्रेंड। किस नाम से जानते हैं? वुफिंग कफ के नाम से अपन जानते हैं पर्टुसिस को। देन नेक्स्ट अगर बात करें अपन तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आप लोगों के सामने है, द इन्फेक्शन डिजीज कॉज बाय वेरियोला वायरस। ऐसी कौन सी डिजीज है जो वेरियोला वायरस से होती है? इसकी मैंने आप लोगों को एक चार्ट भेजा था, वो चार्ट अगर आप लोगों ने पढ़ा तो इसका आंसर आप इजीली दे सकते हो। चिकन पॉक्स हो गया, स्मॉल पॉक्स हो गया, मिजल्स हो गया, फिर रूबेला हो गया। तो कौन सी डिजीज है जो वेरियोला वायरस से फैलती है? तो अपना राइट आंसर क्या रहने वाला है साहब? यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है बी, यानी स्मॉल पॉक्स है वो किससे फैलती है? जो वेरियोला वायरस है उससे फैलती है। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कहता है कि द मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ चिकन पॉक्स इज, कि जो चिकन पॉक्स है वो कैसे फैलता है? ड्रॉपलेट न्यूक्लियस से फैलता है, इन्फेक्टेड ब्लड से फैलता है, मॉस्किटो से फैलता है, रोडेंट से फैलता है। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें कि जो चिकन पॉक्स है वो किससे फैलता है? तो चिकन पॉक्स किससे फैलता है? ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई से फैलता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ ब्लड प्रेशर इज अंडर विच लेवल ऑफ प्रिवेंशन, की रेगुलर आप मॉनिटरिंग कर रहे हैं ब्लड प्रेशर का, वो कौन से लेवल ऑफ प्रिवेंशन के अंदर आने वाला है? प्रीमोडियल, प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है। प्रीमोडियल के अंदर आपको पता है रिस्क फैक्टर है वो यहाँ पर प्रेजेंट है नहीं होता है। प्राइमरी के अंदर रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होता है लेकिन उसने डिजीज कॉज नहीं की होती है। सेकेंडरी रिस्क फैक्टर होता है उसने डिजीज है वो कॉज कर देता है वो, और टर्सरी के अंदर पीक लेवल पे होती है डिजीज। तो अब बताइए अपना जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन कौन सा है? यहाँ पर रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं यानी डायग्नोसिस कर रहे हैं, तो अपन किसके अंदर करते हैं डायग्नोसिस? प्री मॉड्यूल के अंदर हेल्थ एजुकेशन, प्राइमरी के अंदर क्या करते हैं आप इम्यूनाइजेशन करते हैं, सेकेंडरी के अंदर क्या करते हैं आप रेगुलर अर्ली डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट करते हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन सी है वो यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेशनल प्रोग्राम NPCDCS इंक्लूड, कि नेशनल प्रोग्राम NPCDCS इंक्लूड करता है कैंसर को, हेपेटाइटिस को, कार्डियोवास्कुलर एंड डायबिटीज को, कैंसर को, डायबिटीज को, कार्डियोवास्कुलर डिजीज और स्ट्रोक, कैंसर, लेप्रोसी, ट्यूबरकुलोसिस एंड डायबिटीज, और डी कह रहा है नन ऑफ दिस। तो फ्रेंड यहाँ पर आप नाम देखो ना, पहले क्या आ रहा है नेशनल प्रोग्राम, सी का मतलब होता है कैंसर, डी का मतलब होता है डायबिटीज, सी का मतलब होता है कार्डियोवास्कुलर, एस का मतलब होता है स्ट्रोक। तो सिंपल सा नाम के अंदर ही आपको डिजीज दे रखी है। तो आप देखो कैंसर किसके अंदर दिया गया है, ए के अंदर कैंसर दिया गया है, बी के अंदर भी कैंसर है, सी के अंदर भी कैंसर है। फिर आ रहा है आपका डी डायबिटीज, डायबिटीज आपको बी में, ए में देखने को मिल रहा है, बी में देखने को मिल रहा है, सी में आपको देखने को मिल रहा है, डी में आपको, फिर आपको कह रहा है कार्डियोवास्कुलर, कार्डियोवास्कुलर यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, यहाँ पर देखने को मिल रही है, लेकिन इसके अंदर नहीं देंगे तो सी तो आपका सही होने वाला नहीं है।
बच गया आपके ए और बी और डी। तो आपको अब फिर क्या आ रहा है, सी फॉर कार्डियक, एस फॉर स्ट्रोक, स्ट्रोक आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, इसमें देखने को नहीं मिला, तो ए भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर आपका यहाँ पर बी रहने वाला है। ये प्रोग्राम 2010 में आया था फ्रेंड, और इसके नाम के अंदर ही जो डिजीज है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, प्रोग्राम दैट एम टू ट्रेन हेल्थ पर्सनल इन बेसिक न्यूबॉर्न केयर एंड रिसससिटेशन इज राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, IMNCI होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर। तो बताइए फ्रेंड इसका राइट आंसर क्या रहेगा, आपको पता हो इसका राइट आंसर क्या फ्रेंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी है, वो इसका राइट आंसर रहने वाला है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द पीएच ऑफ ह्यूमन ब्लड इज बिटवीन, कि एक ह्यूमन ब्लड है उसकी पीएच कितनी होती है, 7.5 to 7, 7.38 to 7.48, 8 to 9, 4.5 to 5। इसका राइट आंसर बड़ा इजी क्वेश्चन है फ्रेंड, एक जो ह्यूमन होता है उसकी ब्लड की पीएच कितनी होती है, 7.35 से 7.45 एक नॉर्मल पीएच होती है, जो न्यूट्रल पीएच होती है फ्रेंड। नेक्स्ट अगर बात करें, ब्रेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ, ब्रेस्ट किससे बना होता है, ग्रेनुलर टिश्यू ओनली, कनेक्टिव टिश्यू ओनली, कनेक्टिव टिश्यू एंड फैटी टिश्यू, ग्रेनुलर टिश्यू एंड फैटी टिश्यू। तो अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड कि जो ब्रेस्ट है वो किससे बने हुए होते हैं, कि एक ब्रेस्ट है वो किससे बना होता है, तो ब्रेस्ट बना होता है, जो फीमेल जो ब्रेस्ट है वो किससे बने होते हैं, ग्रेनुलर टिश्यू एंड फैटी टिश्यू से मिलकर बने हुए होते हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करें, वल्वा इज कंसिस्ट ऑफ, ये क्लास जो मैंने अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था मेरी पहली क्लास थी ये, यूट्रस एंड फ्लोपियन ट्यूब, यूट्रस सर्विक्स एंड फ्लोपियन ट्यूब, ओवरी यूट्रस वेजाइना एंड सर्विक्स, लेबियम मेजोरा, लेबियम माइनोरा, मॉन्स प्यूबिस एंड ग्लाइटोरिस। तो बाहर वाला जो विजिबल एरिया होता है उसको अपन वोल्वा कहते हैं, उसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसके अंदर पार्ट होते हैं आपके लेबियम मेजोरा होती है, लेबियम माइनोरा होती है, मॉन्स प्यूबिस होती है, जहां पर हेयर है वो आते हैं, और ग्लाइटोरिस वो होता है। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको, द मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकली पोजीशन ऑफ यूट्रस की, यूट्रस की मोस्ट कॉमन एनाटॉमिकल पोजीशन कौन सी होती है, एंटीवर्टेक्स एंड एंटीफ्लेक्स, रिट्रोवर्टेक्स एंड रिट्रोफ्लेक्स, रिट्रोवर्टेक्स एंड एंटीवर्टेक्स, या नन ऑफ दिस। अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या रहेगा। ये क्लास मेरी हो चुकी है फ्रेंड, इसलिए मैं आपको थोड़ा फास्ट बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन मेरे पढ़ाए हुए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, राइट आंसर रहने वाला है ऑप्शन ए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द ब्लड कंटेंट्स की ब्लड कितने से बना होता है, 90% वाटर से होता है, 80% वाटर से होता है, 95% वाटर से होता है, 60% वाटर से होता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा, ब्लड है वो 60% वाटर से बना हुआ होता है, तो ब्लड के अंदर 60% वाटर है वो मिला हुआ होता है। देन नेक्स्ट की बात करें, व्हाट इज द नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल, नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है, मोर देन 200 mg per dl, लेस देन 200 mg per dl, 1000 to 500 mg per dl, और 500 to 1000 mg per dl। तो अपना राइट आंसर कमेंट कीजिए फ्रेंड कि नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल कितना होता है। तो नॉर्मल कोलेस्ट्रॉल लेवल होता है वो होता है आपका लेस देन 200 mg per dl होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल इज, की नॉर्मल सीरम बिलिरुबिन लेवल कितना होता है, 0.1 to 1.2 mg per dl, 2 to 4 mg per dl, 10 to 12 mg per dl, 5 to 7 mg per dl। तो अपना राइट आंसर कमेंट करें फ्रेंड कि नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल कितना होता है। तो नॉर्मल बिलिरुबिन लेवल होता है 0.1 to 1.2 mg per dl। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, द प्लाज्मा प्रोटीन दैट मेंटेन ऑनकोटिक प्रेशर इज ऑफ द ब्लड इज नोन एज फाइब्रिनोजन, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन या प्रोथॉर्बिन। तो ऑनकोटिक प्रेशर कौन सी जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो करती है, तो वो करती है आपकी एल्बुमिन। एल्बुमिन है वो ऑनकोटिक प्रेशर मेंटेन करने का काम करती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इनसफिशियंसी ऑफ सब्सटेंस इन द ब्लड में लीड टू एडिमा। आपको पता है ऑनकोटिक प्रेशर वो एल्बुमिन मेंटेन करता है, अगर एल्बुमिन की कमी हो जाएगी तो आपकी जो इंट्रासेलुलर फ्लूइड है वो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में आ जाएगा, और वहां पर क्या हो जाएगा, आपके एडिमा कोज हो सकती है। इस कारण इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर रहने वाला है एल्बुमिन, इसका राइट आंसर रहने वाला है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर इन reducing the maternal mortality rate in India is to provide more trained better
हॉस्पिटल फैसिलिटी ऑफ डिलीवरी, एंटीनेटल वेलफेयर सर्विस या फैमिली वेलफेयर सर्विस। तो फ्रेंड अगर फीमेल है उसको अपन प्रॉपर एंटीनेटल केयर दे रहे हैं तो जो फीमेल मोर्टिलिटी, जो प्रेगनेंसी मोर्टिलिटी रेट है, मेटरनल मोर्टिलिटी रेट है यानी डेथ रेट है, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा कि आपको प्रॉपर एंटीनेटल केयर है वो प्रोवाइड करनी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें कि द मेजर कॉज ऑफ डेथ इन चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ऑफ, कि 5 साल से छोटे बच्चों में मौत का सबसे बड़ा कारण क्या होता है, मलेरिया, डायरिया, निमोनिया या मीजल्स। तो अपना राइट आंसर कमेंट करिए कि डेथ का मेन कारण क्या रहेगा। तो फ्रेंड सबसे बड़ा जो मेन कारण होता है वो होता है रेस्पिरेटरी डिजीज, और रेस्पिरेटरी डिजीज में भी कौन सा होता है, रेस्पिरेटरी में भी आपका निमोनिया है वो आपको देखने को मिलेगा। देन नेक्स्ट अगर अपन बात करें, नेक्स्ट क्या कह रहा है, among these which of the most effective मेजर टू डिक्रीज IMR इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, कि इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को आप कैसे कम कर सकते हो। ऑब्वियसली आपको पता है इन्फेंट होता है जो मदर मिल्क पीता है, अगर अपन प्रॉपर उसको मदर मिल्क पिलाएंगे तो इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट ऑब्वियसली कम होगी। तो अपन इसमें क्या रहेंगे कि अपन जो इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो अपन को करानी चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, इसका राइट आंसर ए रहने वाला है कि आपको इफेक्टिव ब्रेस्ट फीडिंग है वो बच्चे को करानी चाहिए। देन नेक्स्ट क्या करा है, कॉमनेस्ट कॉज ऑफ नियोनेट मोर्टिलिटी इन इंडिया, की नियोनेट के अंदर मोर्टिलिटी वो अंडर 5 था, ये नियोनेट मोर्टिलिटी रेट का क्या कारण है, डायरिया, ब्रेथ इंजरी, कंजेनिटल अनोमली या प्री मैच्योरिटी एलबीडब्ल्यू। तो जो अगर बच्चे एलबीडब्ल्यू रहेंगे, प्री मैच्योर रहेंगे, तो प्रॉपर डाइट मतलब मदर मिल्क नहीं सक कर पाएंगे, एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं हो पाएंगे, इस कारण से उनकी क्या डेथ हो जाती है। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है ऑप्शन डी है, वो यहाँ पर राइट आंसर है वो रहने वाला है। अब बात करते हैं अपने, तो फ्रेंड ये अपने कुछ क्वेश्चंस थे। आई होप आपको आज क्लास अच्छी लगी होगी। मैंने उस टेस्ट सीरीज में से वही क्वेश्चन उठाए जो मोस्ट ऑफ के गलत हुए हैं और मोस्ट ऑफ क्वेश्चन ऐसे थे जो सभी के सही हुए हैं। तो इतने कुछ क्वेश्चन है जो आप लोगों को कवर करवाने थे। आई होप आपको आज क्लास अच्छी लगी हो और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट है वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें, मेरे को मैसेज करें यूट्यूब जो व्हाट्सएप नंबर उन पे कि सर में जो वीक सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज होनी है वो अपन लोगों को ज्वाइन करनी है। तो ज्वाइन करने के लिए आप वहां पर अपने को मैसेज जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड।